क्लोई के नंबर हमेशा मुझे अजीब लगते थे। अगर मेरे 500 नंबर आते तो उसके 510 आते। जब मैं 600 तक पहुंचा तो उसके सीधे 610 हो जाते। हर बार वो मुझसे ठीक 10 नंबर ज्यादा लाती थी। लेकिन एक बात और भी अजीब थी, जब भी मैं किसी टेस्ट में शामिल नहीं होता उसके नंबर भी बुरी तरह गिर जाते। यहीं से मेरा शक यकीन में बदल गया। उसके नंबर मेरे नंबरों से जुड़े हुए थे और तभी मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा प्लान आया। अगर मैं बोर्ड एग्जाम में 740 से भी ज्यादा नंबर ले आया तो क्या क्लोई सबके सामने बेइज्जत हो जाएगी? एग्जाम से पहले मैंने खुद को मशीन बना लिया, जबकि क्लोई हर दिन सिर्फ पार्टी करती रहती थी। उसे पूरा भरोसा था कि मैं उसके लिए मेहनत कर ही रहा हूं, इसलिए वो खुद को अजेय समझने लगी थी। उसने तो पढ़ाई भी लगभग छोड़ दी थी और अपने निकम्मे दोस्तों के साथ पूरे दिन मस्ती करती फिरती थी। पर जब भी कोई उसे टोकता वो झल्ला कर कहती, बस भी करो, इतनी टेंशन मत लो, स्टेट में पहला नंबर तो मेरा ही आएगा। और सच कहूं, मैंने कभी उसे निराश नहीं किया। हर मॉक टेस्ट में वो पहले नंबर पर ही रहती। मैं चाहता था वो इस झूठी जीत के नशे में पूरी तरह डूब जाए और दूसरी तरफ मैं चुपचाप अपने असली लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। 741 12वीं की वो आखिरी बसंत, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुंद चाकू धीरे धीरे मेरी नसों को काट रहा हो। मैं रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता, रात 12 बजे सोता और बीच का हर 1 मिनट सिर्फ पढ़ाई में लगाता। खुद को अपने छोटे से बिना धूप वाले कमरे में बंद कर लिया था, बिल्कुल ऐसी मशीन की तरह जो कभी रुकती ही नहीं। क्लोई का कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में था। अक्सर उसकी हंसी, दोस्तों से बातें या टीवी शो देखते हुए ठहाके मेरे कमरे तक सुनाई देते थे। कई बार वो जानबूझकर आवाज और तेज कर देती, जैसे मुझे दिखाना चाहती हो कि उसकी जिंदगी कितनी बेफिक्र है। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने खुद को हर आवाज से काट लिया था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नंबर घूमता रहता था, 741। वो नंबर मेरे दिल में ठुकी हुई कील बन चुका था। जब भी मेरा मन हार मानने का करता, मैं उसी कील को और गहरा धांसा देता। वही दर्द मुझे आगे बढ़ाता रहता। मार्च आते आते क्लोई मेरे कमरे में बार बार आने लगी। पहले मुझे लगा शायद वो कुछ ढूंढ रही है, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि मामला कुछ और है। वो मुझे देख रही थी, मुझे परख रही थी। एक दिन मैं एक मुश्किल मैथ्स का सवाल हल कर रहा था। वो चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और मेरी रफ शीट देखने लगी। उसने पूछा, ईथन आजकल इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मैंने बिना सिर उठाए लिखना जारी रखा। कुछ नहीं, एंट्रेंस एग्जाम पास आ रहे हैं। वो और पास आ गई और मेरी कॉपी देखने लगी। लेकिन तुमने पहले कभी इतनी मेहनत नहीं की। एक पल के लिए मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, तुम्हें लगता है मुझे शौक है? मम्मी पापा ने साफ कह दिया है, अगर किसी बड़े नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो वो मेरा खर्चा बंद कर देंगे। ये सुनकर क्लोई पूरी तरह रिलैक्स हो गई। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम नेशनल यूनिवर्सिटी? जाते जाते उसने एक और ताना मारा, इतनी मेहनत मत करो, पहला नंबर तो मेरा ही आएगा। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। दरवाजा बंद हुआ तो मैंने फिर से अपना पेन उठाया और मुस्कुरा दिया। बहुत अच्छा, बस मुझे ऐसे ही कम समझती रहो। जितनी कम उम्मीद करोगी मैं उतना ही सुरक्षित रहूंगा। लेकिन क्लोई का शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अगले कई दिनों तक वो बार बार मेरी पढ़ाई टटोलती रही। कभी पूछती कौन सा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल है, कभी पूछती इस बार कितने नंबर आने वाले हैं, कभी जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाती ताकि मेरा आत्मविश्वास टूट जाए। लेकिन मैंने हर मॉक टेस्ट का स्कोर पहले से प्लान कर रखा था। मैं हमेशा टॉप 5 में रहता, लेकिन कभी सबसे आगे नहीं आता। इतना अच्छा कि सबको सामान्य लगे और इतना भी नहीं कि किसी को मुझ पर शक हो जाए। अपनी असली ताकत मैंने पूरी तरह छुपा कर रखी। सबसे मुश्किल सवाल और सबसे कठिन तरीके मैं सिर्फ रात में अकेले प्रैक्टिस करता, फिर उन नोट्स को फाड़ देता और फ्लश कर देता। मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था। एक रात मैं प्रतियोगिता वाले सवाल हल कर रहा था, तभी बाहर से आवाजें सुनाई दी। वो डायन और क्लोई थी। मैंने धीरे से दरवाजा थोड़ा सा खोला और उनकी बातें सुनने लगा। डायन बोली, क्लोई तुम्हें नहीं लगता ईथन आजकल कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा है? पूरा दिन कमरे में बंद रहता है, खाना खाने भी मुश्किल से बाहर आता है। क्लोई हंस पड़ी, माँ इतनी चिंता क्यों करती हो? उसकी मेहनत से आखिर होगा ही क्या? वो जितने नंबर लाएगा मैं उससे 10 नंबर ज्यादा ही लाऊंगी। वो जितनी मेहनत करेगा मेरे नंबर उतने ही बढ़ेंगे। डायन भी हंस दी, बिल्कुल सही, मेरी बेटी तो बहुत होशियार, उसे पढ़ने दो, आखिर वो ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है। उनकी बातें सुनकर मेरी मुट्ठियां कस गईं, नाखून हथेलियों में धंस गए, लेकिन मैं फिर भी शांत रहा। मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया और वापस पढ़ने बैठ गया। अप्रैल की एक रात मैं हमेशा की तरह पढ़ रहा था। तभी बाहर बहुत हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना, कदमों की आवाज जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। फिर दरवाजे का हैंडल बहुत धीरे धीरे घूमने लगा। मैं तुरंत समझ गया क्लोई मेरी जासूसी कर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा दिखाया जैसे मैं पूरी तरह पढ़ाई में डूबा हूं, लेकिन उससे पहले ही मैं असली टेस्ट पेपर बदल चुका था। अब मेरे हाथ में सिर्फ एक आसान वर्कशीट थी, जबकि असली मुश्किल सवाल दराज के अंदर गहराई में बंद थे। दरवाजा थोड़ा सा खुला, आंख के कोने से मुझे क्लोई का आधा चेहरा दिखाई दिया। वो मेरी मेज पर रखी हर चीज ध्यान से देख रही थी। मैंने जानबूझकर गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, फिर से गलत हो गया, ये तो बहुत मुश्किल है। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे से बंद हो गया। उसके कदमों की आवाज भी दूर चली गई। मैं सीधा होकर बैठ गया और ठंडी हंसी हंसा, क्लोई जितना ज्यादा तुम मुझ पर नजर रख रही हो उतना ही साबित हो रहा है कि तुम खुद अंदर से डर चुकी हो। तुम सबसे अच्छी तरह जानती हो वो नंबर तुम्हारे नहीं है। तुम सिर्फ एक परजीवी हो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मई वाले मॉक टेस्ट में मेरे
690 नंबर आए और क्लोई के 700 वो फिर से पहले नंबर पर आ गई। रिजल्ट आते ही उसने जोरदार पार्टी रख दी। मम्मी पापा उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उन्हें लग रहा था उसने पूरे हेज परिवार का नाम रोशन कर दिया है। रात के खाने में हर डिश उसकी पसंद की बनाई गई थी और मैं हमेशा की तरह चुपचाप एक कोने में बैठा खाना खाता रहा, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही न हो। रिचर्ड ने कांटा नीचे रखा और गर्व से क्लोई की तरफ देखा। बहुत बढ़िया क्लोई, ऐसे ही मेहनत करती रहो, एंट्रेंस एग्जाम भी तुम्हारा ही होगा। मेरी बेटी बहुत जीनियस है। ये सब उसी पर गई है। क्लोई ने मेरी तरफ देखा और ताने भरी मुस्कान के साथ बोली, ईथन थोड़ी और मेहनत करो, बहुत पीछे मत रह जाना, वरना मम्मी पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने बिना बहस किए बस सिर हिला दिया और चुपचाप खाना खाता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं मुस्कुरा रहा था। मजे कर लो, ये तुम्हारी झूठी शान का आखिरी दिन है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार करवटें बदलता रहा। एग्जाम में क्या क्या हो सकता है, मैं हर संभावना अपने दिमाग में दोहराता रहा। आखिरकार जून आ गया और उसके साथ एंट्रेंस एग्जाम भी। चाहे जून की रात क्लोई अपने दोस्तों के साथ शराब पीने चली गई। वो इसे एडवांस सेलिब्रेशन कह रही थी। डिडायन ने भी उसे नहीं रोका, उल्टा उसके हाथ में पैसों की एक गड्डी रख दी। बहुत मेहनत की है, जाओ थोड़ा मजे कर लो। मैंने अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा खोल कर ये सब देख रहा था। मेरे अंदर सिर्फ कड़वी हंसी बची थी। उस रात मैं ठीक 8 बजे सो गया। अलार्म सुबह 6 बजे का लगाया। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं बिल्कुल शांत था, जैसे कोई तलवार नोम्यान से निकलने का इंतजार कर रही हो। कल मेरे 18 साल का इंतजार खत्म होने वाला था। अगली सुबह मैं समय पर उठा, जल्दी से नाश्ता किया और घर से निकल गया। डायन खुद क्लोई को एग्जाम सेंटर छोड़ने गई। मुझे सिर्फ इतना कहा, ऑल द बेस्ट। मैंने बस सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला। मैं जानता था ये आखिरी बार है। आज के बाद हमारी राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। मेरा एग्जाम सेंटर बेलवेदर हाई स्कूल की पुरानी अकादमिक बिल्डिंग में था। मेरी सीट तीसरी मंजिल की खिड़की के पास थी। धूप सीधी अंदर आ रही थी। मैंने अपना सारा सामान व्यवस्थित किया, एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद से कहा, 18 साल इंतजार किया है, अब हारना मत। भाषा का पेपर शुरू हुआ। जैसे ही मैंने पेपर खोला, मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया। हर सवाल पहले से देखा हुआ लग रहा था। रीडिंग पैसेज के हर ट्रैप वैसे ही थे जैसा मैंने सोचा था, और निबंध ठीक उसी विषय पर था जिसकी मैंने अनगिनत बार प्रैक्टिस की थी। मेरे हाथ अपने आप चलते गए। पेपर खत्म होने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, क्लोई दौड़ती हुई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका मेकअप हमेशा की तरह बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी से पूछा, पेपर कैसा हुआ? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में जवाब दिया, काफी अच्छा। क्लोई ने भौहें सिकोड़ते हुए मुझसे पूछा, कैसा हुआ पेपर? मल्टीपल चॉइस में कितने सवाल गलत किए? मैं उसे देखकर लगभग हंस पड़ा। उसे मेरे नंबर जानने थे ताकि वह अपने नंबर का अंदाजा लगा सके। मैंने कंधे उचकाए, पता नहीं, मैंने चेक ही नहीं किया। क्लोई ने होंठ फुला लिए। मेरा जवाब उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा और वहां से चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और मन ही मन मुस्कुराया। इतनी जल्दी किस बात की? रिजल्ट आने दो, फिर सच में घबराने की बारी तुम्हारी होगी। दोपहर के मैथ्स एग्जाम के बीच अचानक सब कुछ बदल गया। मेरे पेट में तेज दर्द उठा। शायद सुबह का नाश्ता खराब था या फिर लगातार तनाव का असर। ठंडा पसीना मेरे पूरे शरीर पर छा गया। कुछ सेकंड के लिए मैं अपनी डेस्क पर ही झुक गया। जॉर्डन ब्लेक मेरे पास आया और धीरे से बोला, तुम ठो हेल्थ ऑफिस चलना है? मैंने दांत भींचकर सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूं। मैंने इस परीक्षा के लिए पूरे 18 साल इंतजार किया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं पेपर पूरा करने के बाद ही मरूंगा। मैंने अपनी जांघ में उंगलियां इतनी जोर से गड़ा दी कि उस दर्द ने कुछ देर के लिए पेट का दर्द भुला दिया। मैं फिर से सवाल हल करने लगा। नंबर और फॉर्मूले आंखों के सामने धुंधले हो रहे थे, लेकिन महीनों की मेहनत अब अपने आप जवाब लिखवा रही थी। मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा। आखिरी सवाल को 3 अलग अलग तरीकों से दोबारा जांचने के बाद ही मैंने पेन रखा। एग्जाम हॉल से निकलते समय मेरे पैरों में जान नहीं बची थी। मैं एक खाली कोने में बैठ गया और काफी देर तक वहीं सांस संभालता रहा। थोड़ी देर बाद क्लोई का मैसेज आया, मैथ्स कैसा गया? मैंने सिर्फ एक शब्द लिखा, ठीक। अगले ही पल उसने एक घमंडी स्माइली भेज दी। उसे पूरा यकीन था कि जीत उसी की होगी। मैं हंस पड़ा। सच में अज्ञानता सबसे बड़ी हिम्मत देती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्लोई थी। अगले दिन साइंस और इंग्लिश के पेपर थे। अब तक मैं लगभग ठीक हो चुका था। दोनों ही मेरे सबसे मजबूत विषय थे, खासकर साइंस, फिजिक्स, केमिकल एनालिसिस और जेनेटिक्स। मैंने इन सब की न जाने कितनी बार प्रैक्टिस की थी। मैं बिजली की तरह पूरा पेपर हल करता गया। 20 मिनट पहले ही मेरा पेपर खत्म हो गया। मैंने हर जवाब 3-3 बार चेक किया ताकि कोई गलती न रह जाए। इंग्लिश तो उससे भी आसान निकली। मुझे पूरा यकीन था कि एग्जामिनर मुझे बहुत अच्छे नंबर देगा। आखिरी पेपर खत्म होते ही मैं बिल्डिंग से बाहर आया। दरवाजे पर रुककर मैंने आसमान की तरफ देखा। धूप इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया रही थीं, लेकिन इस बार मैंने नजरें नहीं झुकाई। मैं वहीं खड़ा रहा, धूप को अपने चेहरे पर पड़ने दिया। 18 साल आखिरकार मेरी मेहनत पूरी हुई थी। सबसे पहले क्लोई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वह रंग बिरंगे कपड़ों में किसी घमंडी मोर की तरह सज कर आई थी। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। कैसा हुआ? मैं मुस्कुराया, बहुत बढ़िया। जिंदगी का सबसे अच्छा पेपर था, इससे बेहतर कभी नहीं हुआ। उसकी आंखें चमक उठी जैसे उसे सोने का पहाड़ मिल गया हो। वो भागती हुई माँ पापा के पास गई। मॉम, डैड, एथन कह रहा है उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ। मतलब मेरा उससे भी बेहतर हुआ है। मैं बस मुस्कुराता रहा, लेकिन वह मुस्कान शिकारी की थी, जिस पल शिकार खुद जाल में फंस जाए। क्लोई, तुम इस समय बिल्कुल उस पतंगे जैसी लग रही हो जो आग को सूरज समझकर उसकी तरफ उड़ रही हो। एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद पूरी गर्मियों में क्लोई पूरी तरह मौज मस्ती में डूब गई। उसे पूरा भरोसा था कि वह पूरे राज्य की टॉप 10 में आएगी। माँ पापा ने उसे ढेर सारे पैसे दे दिए। उसने सबसे महंगा फोन,
खरीदा, नया कंप्यूटर खरीदा और माए पापा की सारी बचत अपने निकम्मे दोस्तों के साथ पार्टियों में उड़ा दी। हर दिन उसकी नई पोस्ट आती, महंगे होटल, शराब, पार्टियां, जश्न। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सिर पर कैसी तबाही आने वाली है। एक रात मैंने उसकी पोस्ट देखी। वह किसी आलीशान होटल में बैठी थी। कैप्शन लिखा था, भविष्य की स्टेट चैंपियन पहले ही जश्न मना रही है। हजारों लाइक्स और कमेंट्स थे। मुझे सब कुछ बेहद हास्यास्पद लगा। उधर मैं सीडर हॉलो में रहने वाले वॉल्टर से मिलने जाना चाहता था। मैंने माए पापा से बस का किराया मांगा, लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि डायन ने मुझे रोक दिया। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। क्यों जाना है वहां? हमारे पास पैसे नहीं है, दिखाई नहीं देता। क्लोई को पैसों की जरूरत है। मैं उसकी बेशर्मी भरी शक्ल देखता रह गया। मुझे घिन आने लगी। मेरे लिए 1 रुपया नहीं, लेकिन क्लोई पर पैसे की बारिश, यही मेरे माए बाप थे। रिचर्ड टीवी देखते हुए बोला, अगर जाना है तो खुद इंतजाम करो, हमसे कोई उम्मीद मत रखना। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह मैं हार्बर पॉइंट के निर्माण स्थल पर मजदूरी करने पहुंच गया। धूप इतनी तेज थी कि सिर चकराने लगा, लेकिन मैं लगातार 2 हफ्ते तक काम करता रहा। आखिरकार मैंने लगभग $1000 बचा लिए, बस के आने जाने का किराया और वॉल्टर के लिए कुछ सप्लीमेंट खरीदने लायक पैसे। फिर वह दिन आ गया। रिजल्ट वाला दिन। संयोग से उसी दिन क्लोई का 18वां जन्मदिन भी था। उसने ग्रैंड बेलवेदर बॉलरूम में बहुत बड़ी पार्टी रखी। वह चाहती थी कि सब लोग उसकी ताजपोशी अपनी आंखों से देखें। दूर दूर के रिश्तेदार, माँ पापा के सहकर्मी, बॉस, सबको बुलाया गया। पूरा हॉल चापलूसी से गूंज रहा था। तभी मेरा फोन बजा, लेकिन वह क्लोई का फोन नहीं था, वह मेरा था। सबकी हैरानी के बीच मैं एक के बाद एक कॉल उठाता गया। हडसन यूनिवर्सिटी, उसकी एडमिशन टीम और कई दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटियों के भर्ती अधिकारी। मैंने सबको धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उनके ऑफर पर विचार करूंगा। क्लोई की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसका फोन अब भी बिल्कुल खामोश था। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने दांत भींचते हुए कहा, सबसे अच्छे लोगों को हमेशा आखिर में कॉल आता है। आखिरकार रिजल्ट पोर्टल खुल गया। सबने क्लोई से कहा, जल्दी लॉगिन करो। मैंने भी चुपचाप अपना रिजल्ट खोला। हालांकि मुझे भरोसा था कि मेरा पेपर शानदार गया है, फिर भी उस पल मेरे हाथ पसीने से भीग गए। डायन ने सबसे पहले मेरी तरफ देखा। कितने नंबर आए? मैंने बिना किसी भाव के अपनी स्क्रीन सबको दिखा दी। 741। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न रह गया और फिर शोर से गूंज उठा। मैंने अपनी खुशी को मुश्किल से छिपाया। मैं कर दिखाया था, सचमुच कर दिखाया था। डायन कुछ पल के लिए जड़ हो गई, फिर उसने मजबूरी में सिर हिलाया, लेकिन उसने मेरा रिजल्ट ठीक से देखा भी नहीं। वह तुरंत क्लोई की तरफ भागी। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। जल्दी करो, क्लोई के नंबर तो इससे भी ज्यादा होंगे। सब लोग क्लोई के चारों ओर जमा हो गए। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। कांपती उंगली से उसने कंफर्म बटन दबा दिया। अगले ही पल क्लोई का चेहरा एकदम जम गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदा मक्खी निगल ली हो। स्क्रीन पर 3 चमकते हुए लाल अंक दिखाई दे रहे थे। 751। क्लोई की आवाज कांपने लगी। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया, लेकिन हॉवर्ड हेज, जो अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाया था, बिना कुछ सोचे समझे उसकी तारीफ करने लगा। वाह, 751 अपने भाई से पूरे 10 नंबर ज्यादा। मेरी क्लोई तो जीनियस है। तभी किसी ने धीरे से कहा, अगर मुझे सही याद है तो ज्यादा से ज्यादा नंबर तो 750 ही होते हैं। बस इतना सुनना था। पूरा माहौल बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। क्लोई घबरा गई। पसीना उसके मेकअप के नीचे से बहने लगा। वो हड़बड़ाकर बोली, सिस्टम में गड़बड़ हो गई होगी। एक साथ बहुत लोग लॉग इन कर रहे हैं, इसलिए क्रैश हो गया होगा। उसने पागलों की तरह रिजल्ट वाला पेज रिफ्रेश करना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। इतनी जोर से स्क्रीन दबा रही थी जैसे मोबाइल ही तोड़ देगी। लेकिन वो मनहूस 751 अब भी वहीं चमक रहा था। किसी ने कहा, किसी दूसरे फोन से चेक करो। क्लोई ने ऐसे फोन छीना जैसे वहीं उसकी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन दूसरे फोन में भी रिजल्ट वही था, 751। वो एक अतिरिक्त नंबर उसके चेहरे पर पड़ा ऐसा तमाचा था जो सबके सामने उसकी इज्जत उड़ा रहा था। उसी समय बॉलरूम का दरवाजा खुला। कई यूनिफॉर्म पहने अधिकारी और शिक्षा विभाग के अफसर गंभीर चेहरों के साथ अंदर आए। मार्कस रीड ने पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई, फिर सख्त आवाज में पूछा, क्लोई हेज कौन है? फ्रैंकलिन स्टेट असेसमेंट कमीशन ने आपके रिजल्ट में गंभीर गड़बड़ी पाई है। संभव है इसमें साइबर अटैक या बड़े स्तर की धोखाधड़ी शामिल हो। आप हमारे साथ पूछताछ के लिए चलिए। ये सुनते ही क्लोई के पैरों से जैसे जान निकल गई। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। मम्मी पापा भी बुरी तरह घबरा गए, लेकिन उसे संभालने की बजाय उन्होंने तुरंत बलि का बकरा ढूंढना शुरू कर दिया। घबराहट में डायन ने मुझे जोर से आगे धक्का दिया और मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाई, इसी ने किया है। ये अपनी बहन से जलता है। इसी ने सिस्टम हैक करके उसका रिजल्ट बदल दिया। इसी की जांच कीजिए। मेरी बेटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया था। मुसीबत आते ही मेरे अपने माँ बाप मुझे ढाल बना देते थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी बात कितनी बेवकूफी भरी है या उसमें कोई तर्क है भी या नहीं। अपनी प्यारी बेटी को बचाने के लिए वो मुझे बिना सोचे समझे कुर्बान कर देते थे। उसी पल उनके लिए मेरे दिल में बचा हुआ आखिरी प्यार भी मर गया। और अजीब बात यह थी कि मुझे पहली बार खुद को पूरी तरह आजाद महसूस हुआ। मैंने डायन का हाथ झटक दिया और उन सब जोकरों की तरफ ठंडी नजर से देखते हुए कहा, मैं कोई हैकर नहीं हूं, मैं ईथन हेज हूं। फ्रैंकलिन स्टेट का टॉप साइंस स्कोरर क्लोई वहीं खड़ी है, जिसने 751 नंबर लाकर यह चमत्कार कर दिखाया। इतना सुनते ही रिचर्ड गुस्से में मेरी तरफ झपटा और मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की।
लेकिन मैंने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हिम्मत है तो मार कर देखो, अधिकारियों की पूरी टीम मेरे पीछे खड़ी है, हडसन यूनिवर्सिटी मुझे चाहती है और मीडिया मेरी कहानी जानना चाहता है, चलो मार कर देखो। उसी पल मैं समझ गया था, उस घर में अब कोई मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, या ना कोई मुझे डरा पाएगा, ना कोई मुझे दबा पाएगा। क्लोई की शान दिखाने के लिए रखा गया वो जश्न पूरी तरह तमाशा बन चुका था। पूछताछ के लिए क्लोई को अपने साथ ले जाया गया और पीछे सिर्फ अफरा तफरी रह गई। अब इस बात को छिपाना नामुमकिन था। 751 नंबर वाला एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। उसी रात वो खबर वायरल हो गई। हर कोई क्लोई का मजाक उड़ा रहा था। कुछ लोग लिख रहे थे, लगता है नंबर खरीदने गई थी, लेकिन लालच ज्यादा कर बैठी। कुछ लोग हंसते हुए कह रहे थे, अगर चीटिंग ही करनी थी तो कम से कम दिमाग तो इस्तेमाल करती, मैक्सिमम नंबर 750 है और तू 751 ले आई, तू एग्जामिनर का मजाक उड़ा रही है, पूरे सिस्टम का। लोगों ने क्लोई के सोशल मीडिया अकाउंट भी खोद निकाले। पिछले 6 महीनों की उसकी सारी पोस्ट सामने आ गई। हर जगह पार्टी, शराब, मस्ती, लेकिन पढ़ाई का नाम तक नहीं। पूरा इंटरनेट उसके खिलाफ हो गया। सबको यही लगा कि उसने किसी से रिजल्ट बदलवाया था, लेकिन गलती से एक नंबर ज्यादा जोड़ दिया गया। मैं उन सारे कमेंट्स को पढ़ता रहा और जिंदगी में पहली बार इतनी तसल्ली महसूस हुई। मैंने इस दिन का पूरे 18 साल इंतजार किया था। आखिरकार दुनिया ने भी सच देख लिया था। जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ी। क्लोई की आंसर शीट में गंभीर गड़बड़ी पाई गई। उसके मल्टीपल चॉइस सेक्शन में किसी तरह एक अतिरिक्त नंबर स्कैन हो गया था, जिसकी वजह से कुल स्कोर सीमा से भी ऊपर चला गया। हालांकि ये साबित करने वाला कोई सीधा सबूत नहीं मिला कि उसने खुद आंसर शीट बदली थी, लेकिन निष्पक्षता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने बैकअप एग्जाम निकाल लिया और आदेश दिया कि क्लोई अकेले दोबारा परीक्षा देगी। जब ये खबर आई, क्लोई सोफे पर बैठी फोन चला रही थी। जैसे ही उसने री एग्जाम शब्द सुना, वो झटके से खड़ी हो गई। उसका चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। वो चीख पड़ी, क्या मतलब दोबारा एग्जाम? मैं दोबारा एग्जाम क्यों दूं? मेरे नंबर असली हैं, गलती। सिस्टम की है पास बैठे रिचर्ड ने दबी आवाज में झल्लाकर कहा, आवाज नीचे रखो, पड़ोसी सुन लेंगे। डायन पूरे कमरे में बेचैनी से चक्कर काट रही थी। वो क्लोई को दिलासा भी दे रही थी और कोई नया रास्ता भी सोच रही थी। घबराओ मत क्लोई, बस दोबारा एग्जाम दे दो, तुम इतनी होशियार हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्लोई पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्लोने लगी और जिद करने लगी कि मैं भी उसके साथ दोबारा एग्जाम दूं। इसे भी बुलाओ, मैं चाहती हूं ये मेरे साथ बैठे। वो दौड़कर मेरे पास आई और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून मेरी बाह में धंस गए। उसकी लाल आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। वो लगभग चीखते हुए बोली, ईथन, तुम्हें मेरे साथ दोबारा एग्जाम देना ही होगा, सुन रहे हो? मैंने उसका हाथ झटक दिया और ठंडी आवाज में कहा, मैं पहले ही एग्जाम दे चुका हूं, मैं तुम्हारे साथ दोबारा एग्जाम क्यों दूं? क्लोई वहीं जम गई। वो अविश्वास से मुझे देखती रही। शायद उसे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मैं उसे मना भी कर सकता हूं। उसी समय डायन फिर से उसकी तरफ हो गई। उसने गुस्से से मुझे घूरते हुए कहा, यह कैसा रवैया है? तुम्हारी बहन मुसीबत में है ईथन, अब हमारे पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लगी हुई है। क्या एक बार क्लोई के साथ दोबारा एग्जाम देने में तुम्हारा क्या चला जाता? उन दोनों को देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी और तरस भी। परिवार की इज्जत, ये परिवार की नहीं, सिर्फ क्लोई की इज्जत का सवाल था। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने साफ मना कर दिया। अपने कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने बाहर से दरवाजा पीटा, मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने एक बार भी दरवाजा नहीं खोला। शिक्षा विभाग ने भी उनकी ये बेहुदा मांग तुरंत खारिज कर दी। आखिरकार क्लोई को अकेले ही दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। उस पर कड़ी निगरानी रखी गई। एग्जाम बेलवेदर शिक्षा विभाग के कॉन्फ्रेंस रूम में हुआ। कमरे में 24 घंटे कैमरे लगे थे और 3 परीक्षक पूरे समय उसी पर नजर रखे हुए थे, ताकि वो दोबारा कोई चाल न चल सके। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उसके कुल नंबर आए 157। ये तो उसके अंदाजे से लगाए गए जवाबों वाले नंबरों से भी कम थे। असल में वो हमेशा से मुश्किल से 300 नंबर लाने वाली स्टूडेंट थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से वो सिर्फ डेटिंग, मौज मस्ती और स्टेट टॉपर बनने के सपने देख रही थी। उसने एक भी किताब नहीं खोली थी। जब रिजल्ट आया, मैं हार्बर पॉइंट पर सामान ढोने का काम कर रहा था। तभी एडन क्लार्क का मैसेज आया। उसमें लिखा था, क्लोई के सिर्फ 157 नंबर आए हैं। मैं कुछ पल के लिए वहीं जम गया, फिर जोर से हंस पड़ा। माइकल ग्रांट ने सोचा मुझे लू लग गई है। वो तुरंत मेरे लिए पानी लेकर आया। मैंने हाथ हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ, बस आज बहुत खुश हूँ। उस री एग्जाम ने क्लोई की असलियत पूरी दुनिया के सामने खोल दी। पहले 751, फिर 157। इन दोनों नंबरों के बीच का इतना बड़ा अंतर पूरे इंटरनेट पर सनसनी बन गया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक ने लिखा 157, यही इसका असली लेवल है। दूसरे ने लिखा, अब तो साबित हो गया, 751 वाला रिजल्ट पूरी तरह चीटिंग था। क्लोई ये सब सहन नहीं कर पाई। उसने खुद को बचाने के लिए 12वीं से पहले की अपनी मार्कशीट्स पोस्ट कर दी। लेकिन इंटरनेट वालों ने सब कुछ खोद निकाला। सबको पता चल गया कि उसके नंबर सिर्फ 12वीं के साल अचानक बढ़े थे। उससे पहले वो हमेशा लगभग 300 नंबर ही लाती थी। अब हर किसी को यकीन हो गया कि उसने 12वीं शुरू होने के बाद से ही चीटिंग की थी। फिर लोगों ने मेरी मार्कशीट्स भी निकाल ली। प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक मेरे सारे बड़े एग्जाम्स के नंबर इंटरनेट पर आ गए। हर बार मैं टॉप 3 में था। किसी ने कमेंट किया, इसे कहते हैं असली टॉपर। एक और ने लिखा, क्या ये दोनों सच में भाई बहन
है, इन दोनों के बीच इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? दूसरे ने लिखा एक स्टेट टॉपर और दूसरी पास तक नहीं हो पाई। ये कमेंट्स पढ़कर मेरे मन में अजीब सी भावना उठी। मैं कभी सोचता था कि अच्छे नंबर लाऊंगा तो मम्मी पापा मुझ पर गर्व करेंगे, लेकिन बाद में समझ आया मैं चाहे जितने भी नंबर ले आऊं, उनकी नजरों में मैं कभी क्लोई से बेहतर नहीं हो सकता। उन्हें एक होनहार बेटा नहीं चाहिए था, उन्हें तो सिर्फ ऐसा औजार चाहिए था जो उनकी बेटी को ऊपर उठा सके। जो टीचर और क्लासमेट पहले क्लोई की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उससे ऐसे बचने लगे जैसे वो कोई बीमारी हो। यहाँ तक कि मम्मी पापा भी बाहर निकलते तो लोग उन्हें घूरते थे, पड़ोसी उनकी पीठ पीछे फुसफुसाते। हेज परिवार की बेटी तो पूरी धोखेबाज निकली, सालों तक सबको बेवकूफ बनाती रही। कितनी शर्म की बात है। क्लोई अपने कमरे में छिप गई, उसमें किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने पर्दे कसकर बंद कर दिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई डरा हुआ चूहा बिल में छिपा बैठा हो। डायन उसके कमरे के बाहर खाना रख देती और क्लोई किसी से भी मिलने से इनकार कर देती। दूसरी तरफ मैंने हडसन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन का एडमिशन लेटर उठाया और सीडर हॉलो जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं कुछ दिन वॉल्टर के साथ रहने वाला था। अगस्त के आखिर में कॉलेज शुरू होते ही मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाता। कम से कम मुझे तो यही लगा था। सीडर हॉलो में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन वहां पहुंचकर मेरे दिल को सुकून मिला। हेज परिवार का पुराना फार्म हाउस पहाड़ के नीचे बना हुआ था। 3 मिट्टी के कमरे और सामने एक पुराना टिड्डे का पेड़। चारों तरफ झींगुरों की तेज आवाज गूंजती रहती थी, लेकिन वो आवाज कभी परेशान नहीं करती थी। यही मेरा असली घर था। जब से मुझे होश आया मुझे यहीं छोड़ दिया जाता था। मम्मी पापा कहते थे गांव की हवा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन असलियत ये थी कि वो मुझे अपने पास रखना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका सारा प्यार और सारे संसाधन सिर्फ क्लोई को मिले। उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक प्रतियोगी था। वॉल्टर ने कभी भी मेरे मम्मी पापा के बारे में बुरा नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप मेरा ख्याल रखा, मुझे पढ़ना सिखाया, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। और वो हमेशा एक ही बात कहते थे, गरीब बच्चे के लिए पढ़ाई ही जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता है। मैंने उनके ये शब्द अपने दिल पर हमेशा के लिए लिख लिए थे। मैं फार्म हाउस में 20 दिनों से भी ज्यादा रहा। हर सुबह मुर्गियों को दाना खिलाता, आंगन में बैठकर पढ़ाई करता। दोपहर में हम दोनों खेतों में घूमते और रात को पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। वो मुझे बताते कि बचपन में रिचर्ड कितना शरारती था और डायन नई नई शादी के बाद कितनी मेहनती थी। उनकी बातें सुनकर मुझे लगता था जैसे वो किसी और परिवार की कहानी सुना रहे हों, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा कभी ऐसे थे ही नहीं। एक रात हम दोनों ठंडी हवा में बाहर बैठे थे, चांद पूरी चमक के साथ आसमान में था। तभी वॉल्टर ने अचानक पूछा, एंट्रेंस एग्जाम कैसा गया? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर सच सच जवाब दिया, मुझे लगता है काफी अच्छा गया। वॉल्टर ने धीरे से सिर हिलाया, उनकी धुंधली आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कुछ देर चांद को देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, अच्छा है, बहुत अच्छा। उन्होंने लंबी सांस ली, उनकी आवाज भर्रा गई। मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, अब मेरी सारी उम्मीद सिर्फ तुम हो। मैंने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू भर आए। ये पहली बार था जब किसी ने मुझसे कहा था कि उसे मुझसे उम्मीद है। दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान था जो सचमुच चाहता था कि मैं सफल हो जाऊं। मैंने भर्राई आवाज में कहा, वॉल्टर, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा। उन्होंने बच्चे जैसी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। शहर की जिंदगी मेरे बस की नहीं, बस इतना काफी है कि तुम्हें मेरी परवाह है। उस रात मैं फार्म हाउस के ईंटों वाले बिस्तर पर लेटा रहा। झींगुरों की आवाज सुनते हुए मैं यही सोचता रहा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि ईथन हैज कोई ऐसा निकम्मा लड़का नहीं जिसे हर कोई दबा सके। मैं किसी की सीढ़ी नहीं हूँ। 12 अगस्त कॉलेज शुरू होने में अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे। मैं आंगन में वॉल्टर के साथ सूखा हुआ मक्का फैला रहा था। टोकरी से सुनहरे भुट्टे निकालकर बांस की चटाई पर फैला ही रहा था कि अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम था डायन। मैं कुछ पल के लिए रुक गया। वो मुझे लगभग कभी फोन नहीं करती थी। उसका आखिरी फोन एग्जाम से पहले आया था, जब वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरे कितने नंबर आएंगे। उसकी आवाज में तब भी सिर्फ शक और हिसाब किताब था। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ रोने की आवाज आ रही थी। डायन की आवाज भर्राई हुई थी। वो घबराकर बोली, ईथन, अभी तुरंत घर आ जाओ, तुम्हारे पापा अचानक बहुत बीमार हो गए हैं, वो मरने वाले हैं। मेरा दिल बैठ गया, मेरे हाथ से मक्का वाली टोकरी लगभग गिर ही गई। मैंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ उन्हें, किस अस्पताल में है? लेकिन डायन सिर्फ रोती रही। उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस बार बार यही कहती रही, घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ। और फिर उसने फोन काट दिया। मैं वहीं खड़ा रह गया, दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वॉल्टर बाहर आए। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और तुरंत पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें सब बता दिया। उनका चेहरा भी बदल गया। उन्होंने जल्दी से कहा, फौरन सामान बांधो और निकल जाओ, कुछ भी हो, वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। मैंने सिर हिलाया, जल्दी जल्दी अंदर गया और अपने बैग में कपड़े भरने लगा। मैं निकलने ही वाला था कि वॉल्टर दौड़ते हुए आए और एक कपड़े की छोटी सी पोटली मेरे हाथ में रख दी। वो काफी भारी थी। उन्होंने कहा, ले लो, ये मेरी सारी बचत है, जरूरत पड़े तो काम आएगी। मैंने वापस करने की कोशिश की, लेकिन वो बिना कुछ कहे घर के अंदर चले गए। दरवाजे पर खड़े उनका झुका हुआ शरीर मुझे बहुत छोटा लग रहा था। मैंने उस पोटली को कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखें फिर से भर आईं सीडर हॉलो से। मिलस्टोन तक बस से पहुंचने में 2 घंटे लगते थे, फिर मिलस्टोन से एशफोर्ड तक ट्रेन में 3 घंटे, उसके बाद हाई स्पीड रेल बदलनी पड़ती थी। पूरा सफर करीब 10 घंटे का था। मैंने अगली बस का टिकट लिया और उसमें बैठ गया। बस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर आगे बढ़ती रही। बाहर के पहाड़ तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। बहुत सारी बातें आपस में मेल नहीं खा रही थीं। डायन का रोना कुछ ज्यादा ही बनावटी लग रहा था, जैसे कोई खराब एक्टिंग कर रहा हो। उसने एक बार भी नहीं बताया कि रिचर्ड को आखिर हुआ क्या है। न उसने अस्पताल का नाम लिया, न उनकी हालत।
बताई वो बस बार बार यही कह रही थी, घर आ जाओ। अगर रिचर्ड सच में मरने की हालत में होता तो वो मुझे अस्पताल आने को कहती। घर क्यों बुलाती? घर यानी हमारा मकान। अगर रिचर्ड मौत से लड़ रहा होता तो डायन घर बैठकर मुझे फोन क्यों करती? वो अस्पताल में होनी चाहिए थी। फिर उसकी आवाज उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अपने पति की चिंता है, ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं वापस ना आऊं। जितना ज्यादा मैं सोचता गया, मामला उतना ही अजीब लगता गया। मैंने तुरंत रिचर्ड के मोबाइल पर फोन मिलाया। बिजी नहीं। मैंने दोबारा मिलाया, फिर भी बिजी। तब मैंने दूसरा तरीका अपनाया। मैंने रिचर्ड के एक सहकर्मी को फोन किया, रॉबर्ट टर्नर मैन। उनसे पहले भी कुछ बार मिल चुका था। मैंने विनम्रता से पूछा, क्या मेरे पापा के साथ कुछ हुआ है? वो हैरान होकर बोले, क्या पिछले हफ्ते ही तो तुम्हारे पापा ने हमें डिनर कराया था। वो बिल्कुल ठीक है, क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुरंत बहाना बनाया, कुछ नहीं। शायद मुझे गलत फहमी हुई थी, और फोन काट दिया। जैसा मैंने सोचा था, उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। मैं सीट पर पीछे टिक गया और खिड़की के बाहर पहाड़ों को देखने लगा। अजीब बात यह थी कि मुझे राहत महसूस हुई। मैं बेरहम नहीं था। मैं बस अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता था। अगर रिचर्ड सच में मर रहा होता तो क्लोई अब तक इंटरनेट पर रो रोकर सहानुभूति बटोर रही होती। वो कभी चुप नहीं बैठती। अब जब ये साफ था कि ये एक जाल है, तो सवाल सिर्फ एक था, आखिर वो मुझे घर वापस क्यों बुलाना चाहते थे? उसका जवाब समझने में मुझे कई घंटे लग गए। तभी मुझे सब समझ आ गया। क्लोई का कांड अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी 751 वाली बेवकूफी अब भी पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही थी। अब चाहे वो 12वीं दोबारा भी पढ़ लें, फिर भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं पा सकती थी। मेरे बिना वो कुछ भी नहीं थी। और दूसरी तरफ मैं जल्द ही हडसन यूनिवर्सिटी जाने वाला था। मैं उस नरक जैसी जिंदगी से हमेशा के लिए निकलने वाला था। लेकिन वो लोग ऐसा कभी होने नहीं देते। उनकी नजर में मेरी पूरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, क्लोई की सीढ़ी बनना, उसका औजार बनना, उसकी निजी ताकत का स्रोत बनकर रहना। जैसे ही मुझे ये बात पूरी तरह समझ आई, मेरी सारी घबराहट खत्म हो गई। मैं बिल्कुल उस शिकारी की तरह शांत हो गया जो अपना जाल बिछाकर बस शिकार के फांसने का इंतजार करता है। लेकिन इस बार शिकारी और शिकार की जगह बदलने वाली थी। अगर उन्हें कोई नाटक चाहिए था तो मैं भी उनका साथ दूंगा, लेकिन इस कहानी का अंत मैं खुद लिखूंगा। ट्रेन में बैठते ही मैंने वॉल्टर के दिए पैसों से एक सस्ता सा दूसरा मोबाइल खरीद लिया, साथ ही एक पावर बैंक भी लिया और दोनों फोन पूरी तरह चार्ज कर दिए। उसके बाद मैंने एक रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड किया जिसमें रिकॉर्डिंग अपने आप क्लाउड पर सेव हो जाती थी। मैंने उसे 3 बार टेस्ट करके देखा, जरा भी गलती की गुंजाइश न रहे। फिर मैंने नए स्टूडेंट्स के ग्रुप में अपने होने वाले कुछ रूममेट्स से संपर्क किया। मैंने उन्हें संक्षेप में पूरी बात समझाई और कहा, अगर अगले 48 घंटे तक मेरा कोई संपर्क न हो तो तुरंत पुलिस को फोन कर देना। मैंने अपनी लाइव लोकेशन भी उनके साथ शेयर कर दी। सावधानी में ही समझदारी थी। उनमें से एक ने तुरंत जवाब दिया, यार क्या तुम्हारा परिवार सच में इतना खराब है? हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बेफिक्र होकर जाओ। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम तुरंत पुलिस बुला लेंगे। दूसरे ने लिखा, अपना ध्यान रखना, हमसे संपर्क बनाए रखना। उन अनजान लोगों के मैसेज पढ़कर मेरा दिल भर आया। जिन लोगों से मैं कभी मिला तक नहीं था, वो मेरी मदद करने के लिए तैयार थे, और मेरा अपना परिवार मुझे बर्बाद करना चाहता था। जिंदगी भी कितना क्रूर मजाक करती है। अगली शाम मैं घर पहुंच गया। डूबते सूरज की पीली रोशनी पुरानी बिल्डिंग पर पड़ रही थी। मैं अपना सूटकेस लेकर नीचे खड़ा रहा और उस घर की तरफ देखने लगा जहां मैंने 12 साल बिताए थे, लेकिन जिसे मैं कभी अपना घर नहीं मान पाया। मैंने गहरी सांस ली, सीढ़ियां चढ़ा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने डायन खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी रोकर आई हो। वो मुझे देखकर एक पल के लिए रुक गई, फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, ईथन आख, फिर तुम आ ही गए, अंदर आओ। उसका इतना अपनापन मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा गया। उसने मुझसे पहले कभी इतनी गर्मजोशी से बात नहीं की थी। मैं धीरे से अंदर गया और पूरे ड्राइंग रूम पर नजर दौड़ाई। रिचर्ड सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। उसके हाथ में रिमोट था। वो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा था, मरने जैसी तो उसमें कोई बात ही नहीं थी। मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। सूटकेस का हैंडल अभी भी मेरे हाथ में था। मैंने शांत स्वर में पूछा, आपने तो कहा था पापा बहुत बीमार है, फिर वो घर पर बैठकर टीवी क्यों देख रहे हैं? पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। डांट रिचर्ड ने असहज होकर मेरी तरफ देखा। डायन की मुस्कान एक पल के लिए जम गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वो बोली, गलतफहमी हो गई थी। कल तुम्हारे पापा की तबीयत थोड़ी खराब हुई थी, लेकिन अस्पताल वालों ने कहा कि कोई गंभीर बात नहीं है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, वैसे भी तुम जल्दी ही हडसन जाने वाले हो, इसलिए सोचा एक बार पूरा परिवार साथ बैठ जाए। आखिर हम परिवार हैं। परिवार। उसके मुंह से निकला ये शब्द मेरे कानों में जहर जैसा लगा, लेकिन मैंने उसकी पोल नहीं खोली। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और अंदर चला गया। तभी मेरी नजर सोफे के दूसरे कोने पर बैठी क्लोई पर पड़ी। वो घुटनों में सिर दिए एक कोने में सिकुड़ी बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। कुछ महीने पहले वाली घमंडी गोल्डन गर्ल का नामो निशान भी नहीं बचा था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत भी थी, डर भी, और कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, अपना सूटकेस उठाया और सीधे अपने कमरे में चला गया। मेरा कमरा घर के सबसे पीछे था, मुश्किल से 100 वर्ग फुट का। उसमें धूप तक नहीं आती थी। पहले वो स्टोर रूम हुआ करता था। जब मैं वॉल्टर के पास से वापस पढ़ने आया, तभी उन्होंने मजबूरी में वो कमरा खाली करके मुझे दिया था। दूसरी तरफ क्लोई को घर का सबसे बड़ा रोशनी से भरा दक्षिण की तरफ खुलने वाला मास्टर बेडरूम मिला था। इस परिवार में संसाधनों का बंटवारा हमेशा ऐसे ही होता था। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, फिर पूरे कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली।
टेबल, ट्रैक, अलमारी, बिस्तर के नीचे हर जगह देखा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर मैंने अपने बैग से वो दूसरा मोबाइल निकाला, कमरे में एक ऐसा कोना ढूंढा जहां किसी की नजर न जाए। रैक पर पड़े पुराने कबाड़ के बीच मैंने उसे सावधानी से छिपा दिया। कैमरा सीधे दरवाजे की तरफ था। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, आवाज पूरी तरह बंद कर दी ताकि रिकॉर्डिंग का कोई साउंड न आए। सब कुछ तैयार होने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। ऐसा दिखाया जैसे मैं सो गया हूं, लेकिन असल में मैं पूरी तरह सतर्क था। ड्राइंग रूम से आने वाली हर आवाज सुन रहा था। उस रात डायन ने बहुत बड़ा खाना बनाया। जिंदगी में पहली बार उसने खुद मुझे खाने के लिए बुलाया, यहां तक कि मेरी प्लेट में खाना भी परोसा। वो बोली, ईथन तुम बहुत दुबले हो गए हो, हडसन जाने से पहले अच्छी तरह खाना खा लो। लेकिन मुझे खाने का स्वाद तक महसूस नहीं हो रहा था। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि ये लोग आखिर क्या खेल खेलने वाले हैं और अपना असली चेहरा कब दिखाएंगे। खाना खत्म होने के बाद रिचर्ड ने गला साफ किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबा भाषण देने वाला हो। वो बोला, ईथन हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लो, आखिरकार असली मुद्दा सामने आ ही गया। मैंने अनजान बनने का नाटक किया। रिचर्ड बोला, तुम्हारी बहन इन दिनों बिल्कुल ठीक नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम वाले मामले ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया है। वो गहरे डिप्रेशन में है, अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलती। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ सोच रहे थे तुम उसका भाई हो और सबसे करीब भी, क्या तुम उसके साथ थोड़ा समय बिता सकते हो, उसे समझा सकते हो? बस यही था। मैं जानता था अब असली बात आने वाली है। और सचमुच डायन तुरंत बीच में बोल पड़ी। वो मेरी प्रतिक्रिया टटोल रही थी। हाँ ईथन, तुम दोनों जुड़वा हो, एक ही परिवार के हो। ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। अपनी बहन की मदद करने में क्या बुराई है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उन तीनों को देखता रहा। कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। तभी क्लोई ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थीं। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, ईथन मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने इन दिनों बहुत सोचा है। ये सब मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? उसकी बात सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई। मानना पड़ेगा, उसकी एक्टिंग पहले से काफी बेहतर हो गई थी। लेकिन अब मैं उसके किसी भी नाटक में आने वाला नहीं था। मैंने सीधे पूछा, असल में तुम लोगों को मुझसे चाहिए क्या? मैंने बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर वार कर दिया। अब मुझ में उनके खेल खेलने का जरा भी धैर्य नहीं बचा था। रिचर्ड और डायन ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे पहले से तय कर रहे हो कि अब सच बोलने का समय आ गया है। फिर पॉन्ट रिचर्ड ने गहरी सांस ली और बोला, हमने क्लोई को कॉलेज भेजने का एक तरीका सोचा है। मैंने भौं उठाई और इशारे से कहा, बोलते रहो। रिचर्ड बोला, क्लोई ने हमें उसके एंट्रेंस एग्जाम वाले नंबरों के बारे में बताया और उस 10 नंबर वाले पैटर्न के बारे में भी। उस चीज को तुम हमसे बेहतर समझते हो। तुम दोनों के बीच कोई खास रिश्ता है। जब तक तुम उसके साथ रहते हो उसके नंबर अच्छे आते हैं। उसकी बात सुनते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। तो क्लोई ने ये राज भी इन्हें बता दिया था। रिचर्ड अपनी कुर्सी से उठा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज में कोई गुजारिश नहीं थी, सिर्फ आदेश था। इसलिए मैं और तुम्हारी माँ ने फैसला किया है कि तुम हडसन यूनिवर्सिटी 1 साल के लिए टाल दोगे और 12वीं फिर से पढ़ोगे। अगले साल क्लोई के साथ दोबारा एंट्रेंस एग्जाम दोगे ताकि वो भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जरा सोचो, हमारे परिवार से 2-2 बच्चे हडसन यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। पूरा खानदान हम पर गर्व करेगा। मैं बिल्कुल चुप रह गया। इसलिए नहीं कि उसकी बात बहुत अजीब थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इसे इतनी सहजता से कह रहा था। जैसे मेरे भविष्य की कुर्बानी देना कोई बिल्कुल सामान्य बात हो, जैसे क्लोई के लिए अपना सपना छोड़ देना मेरा जन्मसिद्ध कर्तव्य हो। तभी डायन जल्दी से मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में साफ साफ खिताब चल रहा था। वो बोली, ईथन इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तुम इतने होशियार हो कि अगले साल भी आसानी से एडमिशन ले लोगे। तुम्हारा टॉपर वाला नाम भी बना रहेगा और 1 साल और पढ़ाई भी हो जाएगी। हडसन फिर भी तुम्हें ले लेगा और क्लोई का भविष्य भी बन जाएगा। सबकी जीत होगी। मैंने शांत स्वर में कहा, लेकिन मेरे पास तो पहले से ही एडमिशन लेटर है। मैं 12वीं दोबारा क्यों पढ़ूं? रिचर्ड ने हाथ हिलाकर बात काट दी। उस एडमिशन लेटर की कोई कीमत नहीं। अगर तुम इस साल दाखिला नहीं लोगे तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तुम उसके भाई हो। ईथन, अपनी बहन को पहले रखने में क्या दिक्कत है? जब क्लोई सफल हो जाएगी तो क्या वो तुम्हें भूल जाएगी? वो अपने पैसे भी तुम्हारे साथ बांटेगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक सुनाई दिया। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा नहीं। अगले ही पल रिचर्ड का चेहरा काला पड़ गया। डायन की मुस्कान जम गई और क्लोई ने झटके से सिर उठा लिया। उसकी आंखों में जो विनती थी वो अचानक जहर में बदल गई। रिचर्ड मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज अब धमकी से भरी थी। ईथन, ये कैसा रवैया है तुम्हारा? हम प्यार से बात कर रहे हैं और तुम सीधे मना कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम चाहते हो कि मैं हडसन यूनिवर्सिटी छोड़ दूं, 12वीं फिर से पढ़ूं और उस लड़की के साथ दोबारा एग्जाम दूं जिसके री एग्जाम में सिर्फ 157 नंबर आए थे, ताकि वो मेरे नंबरों के सहारे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए? आखिर क्यों? रिचर्ड गरज कर बोला, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है और तुम उसके भाई हो। उसकी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। मैं भी पहली बार पूरी ताकत से बोल पड़ा। मैं 18 साल से उसकी मदद करता आया हूं। तुम लोगों ने उसे सब कुछ दिया और मुझे सीडर होलो में फेंक दिया। अब उसने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली। तो अचानक तुम्हें मेरी याद आ गई। अब चाहते हो कि मैं अपना भविष्य कुर्बान कर दूं ताकि उसकी गंदगी साफ कर सकूं। धड़ाम, रिचर्ड ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। वो चिल्लाया, ईथन जुबान संभाल कर बात करो। मैंने बिना डरे जवाब दिया, यही है मेरा रवैया और मैं ये कभी नहीं करूंगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। तभी पीछे से क्लोई चीख पड़ी, ईथन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो सारे नंबर मेरे होने चाहिए थे। मेरे बिना तुम्हारी क्या औकात है? मैं पलटा और ठंडी नजर से उसे देखते हुए बोला, सुनो,
क्लोई, हर एक नंबर मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें सिर्फ किस्मत से मेरे नंबरों का फायदा मिला था, तुम्हारी किसी काबिलियत की वजह से नहीं, और इससे तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करने का कोई हक नहीं मिल जाता। मेरी बात सुनकर क्लोई बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू गुस्से के थे या डर के, मैं नहीं जानता था। तभी डायन दौड़कर उसके सामने आ गई। उसने उंगली मेरी तरफ उठाई और चीख कर बोली, ईथन, देखो तुमने अपनी बहन का क्या हाल कर दिया। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी दिल नहीं है? मैंने अब और बहस करना जरूरी नहीं समझा। अपने कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर चीजें गिरने की आवाजें आने लगीं। रिचर्ड की गालियां, डायन का रोना और क्लोई की चीखें, पूरा घर उबलते हुए बर्तन की तरह शोर से भर गया। मैं दरवाजे से पीठ लगाकर खड़ा हो गया, धीरे से आंखें बंद कर लीं। अजीब बात थी, मैं बिल्कुल शांत था। ये रात सिर्फ पहला राउंड था, ये असली लड़ाई अभी बाकी थी। मुझे पूरा यकीन था ये लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। ठीक है, मैं भी इंतजार कर सकता हूँ। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया, बस छत को घूरता रहा और बाहर की हर आवाज सुनता रहा। रात के करीब 2 बजे मेरे कमरे के बाहर हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। मैंने सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा। वो रिचर्ड और डायन थे। डायन बहुत धीमी आवाज में बोल रही थी, लेकिन मैं उसका एक एक शब्द साफ सुन पा रहा था। वो बोली, रिचर्ड, जब ये सो जाए तो इसका सामान उठा लेते हैं जिसके पास। अगर आईडी कार्ड या एडमिशन लेटर नहीं रहेगा तो ये कहीं नहीं जा पाएगा। इसके कमरे की लाइट बंद है, जरूर सो गया होगा। आज रात ही सब कर देते हैं, इससे पहले कि कुछ बदल जाए। उनके कदम धीरे धीरे मेरे दरवाजे के पास आने लगे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं बिल्कुल हिला तक नहीं। ऐसा दिखाया जैसे गहरी नींद में हूं। धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। शुक्र था मैंने अंदर से कुंडी लगा रखी थी। डायन ने दबी आवाज में गाली दी, फिर बोली, इसने दरवाजा बंद कर रखा है। कोई बात नहीं, कल देखते हैं, वैसे भी ये कहीं भाग नहीं सकता। उनके कदमों की आहट धीरे धीरे दूर चली गई। मैंने धीरे से आंखें खोली। अंधेरे में छत को घूरते हुए मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जैसा मैंने सोचा था, इन लोगों का मुझे जाने देने का कभी कोई इरादा ही नहीं था। जिस पल मैं हेज परिवार के इस घर में वापस आया था, उसी पल मैं उनके बिछाए जाल में कदम रख चुका था। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि इस बार मैं भी पूरी तैयारी करके आया हूं। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह मैंने सबसे पहले दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन वो बाहर से बंद था। मेरा दिल बैठ गया। मैं तुरंत खिड़की की तरफ भागा, लेकिन उस पर मोटी लोहे की सलाखें लगी थीं और उन्हें वेल्ड करके हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरे फोन में अभी भी नेटवर्क आ रहा था, लेकिन घर का वाईफाई बंद कर दिया गया था। मैंने मोबाइल डेटा ऑन किया और अपने होने वाले रूममेट्स को मैसेज भेजा। मैंने लिखा, फिलहाल मैं सुरक्षित हूं, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं, तुम लोग तैयार रहना। करीब सुबह 10 बजे दरवाजा खुला। डायन ओटमील का एक कटोरा लेकर अंदर आई। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। वो बोली, भूख लगी होगी, कुछ खा लो। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, अब अक्ल ठिकाने आ गई? मैंने उस कटोरे को हाथ तक नहीं लगाया। उसने कटोरा कमरे के अंदर रख दिया। अब उसकी आवाज में सीधी धमकी थी, ईथन, मेरी बात मान लो। समझदारी इसी में है कि हकीकत स्वीकार कर लो। तो क्या हुआ अगर हडसन यूनिवर्सिटी ने तुम्हें एडमिशन दे दिया? तुम्हारी फीस कौन भरेगा? रहने खाने का खर्च कौन उठाएगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें एक पैसा देंगे? तुम पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाओगे और आखिरकार घिसटते हुए वापस हमारे पास ही आओगे। कुछ पल रुकी, फिर धीमे से बोली, और कौन जाने तुम्हारा वो एडमिशन लेटर तब तक बचा भी रहेगा या नहीं। फिर उसने आखिरी बात कही, हमारी बात मान लो, 1 साल 12वीं दोबारा पढ़ो, अगले साल हम तुम्हारा पूरा खर्च उठाएंगे। लेकिन अगर नहीं माना, वो यहीं रुक गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी धमकी साफ समझ आ रही थी। मैं अब भी चुप रहा। उसके जाने के बाद मैंने फिर दरवाजा खोला, लेकिन वो दोबारा बाहर से बंद किया जा चुका था। उस पल से मैं अपने ही घर में कैदी बन चुका था। पहला दिन मैंने पूरी शांति से बिताया। दूसरे दिन मैं बेचैन होने लगा, डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल रहा था। कॉलेज खुलने में ज्यादा दिन नहीं बचे थे, मुझे हर हाल में यहां से निकलना था। तीसरे दिन मैंने जोखिम उठाने का फैसला किया। कुछ रात के 2 बजे पूरा घर सो चुका था। मैं धीरे से उठा और नेल फाइल के पतले ब्लेड से दरवाजे का लॉक खोलने लगा। वो पुराना स्प्रिंग लॉक था, उसे खोलना ज्यादा मुश्किल नहीं था। करीब 10 मिनट बाद एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। दरवाजा खुल चुका था। मैंने सांस रोक ली। धीरे धीरे पूरी तरह अंधेरे ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगा। दीवार पकड़कर मैं मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। कभी कभी लकड़ी का फर्श चरमराता। हर बार मैं वहीं रुक जाता, कुछ सेकंड सांस रोके सुनता रहता। जब यकीन हो जाता कि कोई नहीं जागा, तभी आगे बढ़ता। आखिरकार मेरा हाथ मुख्य दरवाजे के हैंडल तक पहुंच गया और तभी पूरा घर रोशनी से भर गया। मैं वहीं जड़ हो गया, गलियारे में। रिचर्ड खड़ा था, उसके हाथ में लकड़ी का मोटा डंडा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। साफ दिखाई दे रहा था कि वो मेरे भागने का इंतजार कर रहा था। मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैं तुरंत पलटा और भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिचर्ड पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ा। उसी समय डायन और क्लोई भी बाहर आ गईं। दोनों बस खड़ी होकर देखती रहीं। किसी ने भी रिचर्ड को रोकने की कोशिश तक नहीं की। काफी देर तक वो मुझे पीटता रहा। जब आखिरकार रुका तो हाँफते हुए बोला, सुन ले ईथन, तू इस घर से कभी नहीं निकल पाएगा जब तक तू 12वीं दोबारा पढ़ने के लिए राजी नहीं हो जाता। मैं फर्श पर पड़ा था, पूरा शरीर कांप रहा था, डर से नहीं गुस्से से। 18 साल का दबा हुआ गुस्सा सीने से बाहर फट पड़ना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। अभी नहीं, मुझे और सबूत चाहिए थे, और मेरा बैकअप प्लान भी अभी पूरा तैयार नहीं था। उन्होंने मुझे घसीट कर दोबारा
कमरे में फेंक दिया, दरवाजा बंद किया। इस बार सिर्फ लॉक नहीं लगाया, बाहर से एक बड़ा ताला भी लगा दिया। अब मैं चाहकर भी उसे नहीं खोल सकता था। मैं बिस्तर पर लेट गया, पीठ जल रही थी, लेकिन उस दर्द ने मुझे और सतर्क बना दिया। अगले 2 दिनों तक मैंने बिल्कुल आज्ञाकारी बनने का नाटक किया। मैंने भागने की कोशिश पूरी तरह बंद कर दी। समय पर खाना खाया, समय पर सोया, ऐसा दिखाया जैसे मैंने हार मान ली हो। मेरे माता पिता को लगा मार खाने के बाद मैं टूट चुका हूं, इसलिए उन्होंने थोड़ा ढील दे दी, लेकिन दरवाजा अब भी बाहर से बंद रहता था। मैं अब भी कैद था। इन 2 दिनों में मैंने सिर्फ एक काम किया। मैंने घर के हर सदस्य की दिनचर्या याद कर ली। कौन किस समय सोता है, कौन किस समय उठता है, हर छोटी से छोटी बात मैंने अपने दिमाग में दर्ज कर ली और सही मौके का इंतजार करने लगा। चौथी रात खैकार उन्होंने अपना अगला कदम उठा लिया। रात 2:07 पर मुझे दरवाजे के लॉक में हल्की सी आवाज सुनाई दी। इस बार कोई लॉक चेक नहीं कर रहा था, कोई दरवाजा खोल रहा था। मैंने आंखें बंद ही रखीं, सांस बिल्कुल सामान्य रखी, ऐसा दिखाया जैसे गहरी नींद में हूं, लेकिन मेरे शरीर की हर नस पूरी तरह सतर्क थी। दरवाजा धीरे से खुला, किसी के धीमे धीमे कदम कमरे के अंदर आए। वो लोग इतनी सावधानी से चल रहे थे कि मेरी नींद न टूटे। मैं उनकी सांसों से ही समझ गया। 2 लोग थे, डायन और रिचर्ड, दोनों मेरी स्टडी टेबल तक गए और मेरी चीजें टटोलने लगे। मैं बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे पता था उन्हें क्या चाहिए, मेरा आईडी कार्ड और मेरा एडमिशन लेटर, वही जो मुझे इस नरक से बाहर निकाल सकता था, और उन्हीं के लिए सबसे बड़ा हथियार था। मुझे हमेशा के लिए कैद रखने का। कई मिनट तक दोनों पूरे कमरे की तलाशी लेते रहे। फिर डायन ने फुसफुसाकर कहा, रिचर्ड मुझे नहीं मिल रहा, इसने आखिर छिपाया कहाँ है? रिचर्ड बोला, ढूंढते रहो, यहीं कहीं होगा, ये इसे बाहर नहीं ले जा सकता था। उन्होंने हर दराज खोली, हर रैक देखी, मेरे बैग की हर जेब टटोली, यहां तक कि मेरे कपड़ों की भी हर जेब देख डाली। तभी कोई मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया। शायद वो सोच रहे थे कि मेरे तकिए के नीचे भी देखना चाहिए या नहीं। डायन ने धीरे से पूछा, मिला? रिचर्ड बोला, श्श, इसे मत जगाओ। उसी समय क्लोई भी कमरे में आ गई। उसके कदम उन दोनों से कहीं ज्यादा तेज थे। स्पष्ट था, इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि मैं जाग जाऊंगा। मैंने महसूस किया वो मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास आकर रुक गई। वो कुछ देर तक चुपचाप मुझे घूरती रही। उसकी नजर सांप की तरह ठंडी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही हो। फिर उसने बेहद ठंडी और पूरे विश्वास से भरी आवाज में कहा, उसने ठंडी आवाज में कहा, अब ये नाटक बंद करो। मुझे पता है तुम जाग रहे हो। क्लोई ने मुझे जबरदस्ती जगाने की कोशिश नहीं की। वो बस माँ और पापा के साथ कमरे की तलाशी लेने लगी, लेकिन वो उन दोनों से कहीं ज्यादा बेरहमी से सब कुछ उलट पुलट रही थी। उसने शेल्फ पर रखी हर किताब नीचे फेंक दी, फिर दराजों को पूरी ताकत से खींचकर बाहर निकाल दिया। मैंने अपना आईडी कार्ड तकिए के कवर की अंदरूनी सिलाई में छिपा रखा था, और हडसन यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर बहुत छोटा मोड़कर अपने सूटकेस की अंदरूनी लाइनिंग में सिल दिया था। मुझे पूरा यकीन था कि उन्हें यह कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने क्लोई के जुनून को कम आंक लिया था। उसने मेरा तकिया उठाया और उसे 1 इंच हाथ से दबाकर टटोलने लगी, जैसे वो कोई गैर कानूनी सामान ढूंढ रही हो। उसने एक भी जगह छोड़ी नहीं, और तभी उसे तकिए की अंदरूनी सिलाई में कुछ अलग महसूस हुआ। उसका हाथ वहीं रुक गया। अगले ही पल वो खुशी से चीख पड़ी, मिल गया। मेरा सीना कस गया, लेकिन मैं अब भी चुपचाप लेटा रहा। इसके बाद वो सीधे मेरे सूटकेस पर टूट पड़ी। उसने पूरा सामान बाहर फेंक दिया। फिर सूटकेस की अंदरूनी लाइनिंग फाड़ने लगी। कपड़ा फटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसके नाखून अंदर तक खुरचते रहे, और अचानक उसे कुछ सख्त चीज महसूस हुई। अब मैं और नहीं सह पाया। मैं झटके से उठ बैठा और बेड साइड लैंप जला दिया। क्लोई मेरे सूटकेस के पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उस लिफाफे में मेरा एडमिशन लेटर था। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। मैंने तीनों की तरफ देखा। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। आधी रात को, तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और अब उन्होंने नाटक करना भी छोड़ दिया। रिचर्ड मेरा आईडी कार्ड जोर से मेज पर पटकते हुए बोला, अब समय बर्बाद करना बंद करते हैं। क्लोई ने हमें सब कुछ बता दिया है। जब तक तुम उसके साथ रहते हो, उसके नंबर हमेशा अच्छे आते हैं। तुम दोनों के बीच यही खास रिश्ता है, बस इसे मान लो। डायन भी बोली, ईथन अपनी माँ की बात सुनो। 1 साल दोबारा पढ़ने से तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम होशियार हो। अगले साल फिर से हडसन में एडमिशन मिल जाएगा, और क्लोई भी अच्छे कॉलेज में चली जाएगी। हमारे दोनों बच्चे टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, सबका फायदा होगा। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं पहले भी मना कर चुका हूं। मैं अपना आईडी वापस लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रिचर्ड ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं सीधा दीवार से टकराया। पीठ के पुराने घाव फिर से जल उठे। रिचर्ड मेरे बिल्कुल सामने आकर बोला, ना तुझे लगता है तेरे पास कोई चुनाव है? आज से तू कहीं नहीं जाएगा। तेरे पास ना आईडी रहेगा ना एडमिशन लेटर, इसलिए तू हडसन नहीं जा पाएगा। यहीं रहेगा और अगले साल फिर से 12वीं करेगा। उसके बाद दोबारा एग्जाम देगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तू फिर भी हडसन चला जाएगा, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने गहरी सांस ली, अपने अंदर उठ रहे गुस्से को किसी तरह दबा दिया। अभी पलटवार करने का समय नहीं था। मुझे और सबूत चाहिए थे, इसलिए मैंने पूछा, तो तुम लोग मेरा सामान जब्त करने आए हो? डायन हंस पड़ी। अब उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं लग रही थी। वो बोली, जब्त? इस घर में माँ बाप का हर चीज पर हक होता है। तुम अभी भी बच्चे हो। इतनी जरूरी चीज जैसे तुम्हारा आईडी हमारे पास ही सुरक्षित रहना चाहिए। मैंने क्लोई की तरफ देखा। वो धीरे धीरे मेरा एडमिशन लेटर लिफाफे से बाहर निकाल रही थी। उसके चेहरे पर बदले की खुशी साफ दिखाई दे रही थी।
उसने उसे ऐसे उठाया जैसे कोई ट्रॉफी हो, और फिर उसने ऐसा काम किया जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसने दोनों हाथों से मेरा एडमिशन लेटर पकड़ा। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी और मेरी आंखों के सामने उसने उसे धीरे धीरे बीच से फाड़ दिया। चर्रर कागज फटने की वो आवाज ऐसी लगी जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो, लेकिन वो यहीं नहीं रुकी। उसने उसे बार बार फाड़ा जब तक वो छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन पर बर्फ की तरह नहीं बिखर गया। उसने जानबूझकर बहुत धीरे धीरे हर टुकड़ा फाड़ा। वो लेटर मेरी नई जिंदगी की शुरुआत था और उसने उसे अपने हाथों से खत्म कर दिया। क्लोई मेरा चेहरा देखते हुए पागलों की तरह हंसने लगी। अब तेरा एडमिशन लेटर खत्म। अब देखती हूँ तू हडसन में कैसे दाखिला लेता है। ईथन, तू हमेशा मेरे लिए सीढ़ी बना रहेगा। मैं तुझे भी अपने साथ नीचे घसीटूंगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। वो पूरी तरह पागल लग रही थी। वो चीखने लगी, तुम मुझसे बेहतर क्यों हो? सब लोग तुम्हारी तारीफ क्यों करते हैं? तुम्हें हडसन क्यों मिला? और मुझे घर बैठकर सबकी हंसी क्यों झेलनी पड़ रही है? वो सारे नंबर मेरे होने चाहिए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दर्द की वजह से नहीं। वो आंसू थे नफरत के, जलन के और पागलपन के। फिर उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई, जैसे वो मुझसे भी बात कर रही हो और खुद से भी। तुम जानते हो मैं कितनी डरी हुई रहती थी। मुझे हमेशा पता था मेरे नंबर नकली हैं। मैंने वो तुमसे चुराए हैं। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। वो रोते हुए बोली, हर एग्जाम से पहले मुझे डर लगता था कहीं तुम एग्जाम छोड़ न दो, कहीं तुम जानबूझकर खराब पेपर न कर दो। मुझे डर था कि सबको पता चल जाएगा मैं धोखेबाज हूँ। रोते रोते वो बोली, मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। सबसे अजीब बात यह थी कि उसे सच में लगता था मैंने उन नंबरों के लिए कुछ भी नहीं किया। फिर वो खुद ही बोली, लेकिन मुझे खुद से और भी ज्यादा नफरत है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम्हें हमेशा मेरी सीढ़ी बने रहना होगा। इसी तरह मैं जिंदा रह सकती हूँ। मैं उस लड़की को देखता रहा जिसे 18 साल तक अपनी बहन कहता आया था। जिंदगी में पहली बार मुझे उस पर तरस आया, लेकिन तरस खाने का मतलब उसे माफ करना नहीं था, और उसके किए हुए अपराध कभी माफ नहीं हो सकते थे। रिचर्ड और डायन बस खड़े होकर क्लोई को देखते रहे। किसी ने उसे रोका तक नहीं। उल्टा दोनों के चेहरों पर संतोष दिखाई दे रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। पूरा दृश्य एक साथ हास्यास्पद भी था और दयनीय भी। यही था मेरा परिवार। कहते हैं खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, लेकिन मेरे लिए वो सबसे बड़ा धोखा था। मैंने जमीन पर पड़े अपने एडमिशन लेटर के टुकड़ों की तरफ देखा। मेरे कंधे हल्के हल्के कांपने लगे। उन्हें लगा मैं रो रहा हूँ, मैं टूट चुका हूँ। डायन घमंड से मुस्कुराई और बोली, अब रोना बंद करो, इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई। अगले साल फिर से एग्जाम दे देना। इसे एक सबक समझो। आज के बाद खटा हमारी बात मानना सीखो। मैं कुछ नहीं बोला। मैं नीचे झुका और कांपते हाथों से कागज के टुकड़े उठाने लगा। मुझे ऐसा करते देखकर क्लोई और जोर से मुस्कुराई। वो बोली, हाँ पॉन्ट रो, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तुम इसी काम के लिए पैदा हुए हो। मैंने धीरे से सिर उठाया। क्लोई अचानक जम गई, क्योंकि मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, सिर्फ बर्फ जैसी ठंडी नफरत और हठो पर बहुत हल्की सी मुस्कान। उस मुस्कान ने उसे डरा दिया। वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गई और घबराकर बोली, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरी आवाज पूरी तरह शांत थी। कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था तुम लोगों ने कितना शानदार अभिनय किया। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम एक अच्छी अभिनेत्री जरूर बन सकती हो। इतना कहकर मैं फिर बिस्तर के पास बैठ गया और ऐसा दिखाने लगा जैसे पूरी तरह टूट चुका हूं। मैं खाली नजरों से सामने देखने लगा, धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा। क्लोई कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर उसका शक धीरे धीरे खत्म हो गया। उसकी जगह जीत का घमंड आ गया। वो मन ही मन बोली, अब डर गया ना? अब बहुत देर हो चुकी है। रिचर्ड नाक सिकोड़ते हुए मेरा आईडी अपनी जेब में रख लिया और बोला, बस अब सब सो जाओ। आज से ये लड़का कहीं नहीं जाएगा। तीनों ऐसे कमरे से बाहर निकले जैसे उन्होंने कोई मिशन पूरा कर लिया हो। जाने से पहले डायन ने बाहर से दरवाजा फिर बंद कर दिया। क्लिक लॉक की वो छोटी सी आवाज मुझे बिजली की गड़गड़ाहट जैसी लगी। मैं फिर से कैद हो चुका था। कमरा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। मैं बिस्तर पर बैठा रहा। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। पूरा घर फिर से शांत हो गया। तब मैं उठा, सीधे शेल्फ की तरफ गया। कूड़े के ढेर जैसी दिखने वाली चीजों के बीच से मैंने अपना दूसरा फोन निकाल लिया, वही फोन जो अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उन्होंने पूरा कमरा खंगाल डाला था, लेकिन जिस ढेर को उन्होंने कचरा समझा उसे छुआ तक नहीं। उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। क्लोई का मेरा एडमिशन लेटर फाड़ना, माए बाप का ठंडे चेहरे से सब देखते रहना, उसे उकसाना और पूरी साजिश कबूल करना। मैंने वो पूरी वीडियो क्लाउड पर अपलोड कर दी। फिर उसकी कई बैकअप कॉपी भी बना ली सुरक्षा के लिए। इसके बाद मैंने उसी वीडियो का एक छोटा हिस्सा काटा और उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। कैप्शन लिखा, यही है वो परिवार जिससे मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं। पोस्ट करने के तुरंत बाद मैंने पुलिस को फोन लगाया। हेलो, मुझे मदद चाहिए। मेरा परिवार मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ घर में बंद करके रखा हुआ है। ऑपरेटर ग्रेस वार्ड ने मुझसे पूरा पता और सारी जानकारी पूछी। मैंने सब कुछ बता दिया। उसने कहा, ऑफिसर रास्ते में है, आप वहीं रहें। मैंने फोन म्यूट किया और उसे फिर से उसी कूड़े के ढेर में छिपा दिया। फिर मैं वापस बिस्तर पर लेट गया। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर मुझे पूरी तरह शांत दिखना था। मुझे नहीं पता था पहले क्या होगा, पुलिस आएगी या कुछ और, लेकिन अगर मैं ये रात पार कर गया तो सब कुछ बदल जाएगा। मिनट बहुत धीरे धीरे बीतने लगे। बाहर सुबह होने लगी। मैं आंखें खुली रखे छत को देखता रहा, घर की हर छोटी आवाज सुनता रहा। सुबह 4:23 पर मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। वो क्लोई थी। वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी तो कि कोई जाग न जाए, लेकिन इतने शांत घर में मुझे उसका हर कदम सुनाई दे रहा था। वो मेरे दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। मैंने सांस रोक ली और बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा। क्लिक लॉक खुला, वो कमरे के अंदर आ गई।
मैंने सोने का नाटक जारी रखा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो सुन लेगी। कुछ देर वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी रही। मुझे साफ महसूस हो रहा था उसकी नजर मुझ पर टिकी हुई थी, जैसे वो मुझे परख रही हो। फिर वो पूरे कमरे में घूमने लगी। उसके कदम कभी पास आते, कभी दूर जाते, बिल्कुल अपने शिकार के इर्द गिर्द घूमते किसी जानवर की तरह। मुझे नहीं पता था वो क्या ढूंढ रही है, लेकिन मुझे बहुत बुरा अंदेशा हो रहा था। अचानक उसके कदम शेल्फ के सामने रुक गए। मेरा सीना कस गया। वो कूड़े के ढेर को खंगाल रही थी। मैंने कंबल कसकर पकड़ लिया। दिमाग बिजली की रफ्तार से सोचने लगा, अगर उसे फोन मिल गया तो मैं क्या करूंगा। अचानक खोजने की आवाज बंद हो गई। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। मुझे अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगी। फिर क्लोई की आवाज आई, ये क्या है, उसे मिल गया था। मैं बुरी तरह फंस चुका था। मैं झटके से उठ बैठा। क्लोई के हाथ में वो दूसरा फोन था। उस पर रिकॉर्डिंग की लाल लाइट अब भी जल रही थी। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर सदमा, और अगले ही पल उसकी आंखों में आग भड़क उठी। वो चीखी, ईथन तुम हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वो पागल जानवर की तरह सीधे मेरी तरफ झपटी। मैं बच भी नहीं पाया। उसके नाखून मेरे चेहरे पर लगे। चेहरे में तेज जलन होने लगी। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और हम दोनों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। वो लड़की थी, लेकिन उस वक्त पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसकी ताकत हैरान कर देने वाली थी। धक्का लगने से बेड साइड टेबल पलट गई। लैंप जमीन पर गिरा और हजारों टुकड़ों में टूट गया। धड़ाम इतनी तेज आवाज हुई कि पूरा घर जाग गया। रिचर्ड भागता हुआ कमरे में आया। जैसे ही उसने हमें देखा, बिना कुछ पूछे उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया और गरज कर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन पर हाथ उठाने की। मैं सिर पकड़कर सांस लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने दर्द से कराहते हुए कहा, मैंने उसे नहीं मारा। उसने पहले मुझ पर हमला किया था। लेकिन क्लोई तब तक किसी तरह उठकर खड़ी हो चुकी थी। उसके हाथ में अब भी वो फोन था। वो भागकर सीधे रिचर्ड के पीछे छिप गई और घबरा कर चिल्लाई, पापा इसने हमारी चोरी छिपे रिकॉर्डिंग की है। इसने सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। ये सुनते ही रिचर्ड का चेहरा बदल गया। उसने झटके से फोन छीन लिया और स्क्रीन पर नजर डाली। अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसके माथे की नसें उभर आईं। वो दांत पीसते हुए गर्जा, ईथन तेरी इतनी हिम्मत, इतना कहकर उसने पूरी ताकत से फोन जमीन पर दे मारा। धड़ाम स्क्रीन एक ही वार में चकनाचूर हो गई। लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसने बार बार अपने जूतों से फोन पर पैर मारना शुरू कर दिया, जब तक वो सिर्फ टूटे हुए लोहे और प्लास्टिक का कबाड़ नहीं बन गया। मैं चुपचाप उसे ये सब करते हुए देखता रहा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि वीडियो पहले ही क्लाउड पर अपलोड हो चुकी थी। अब वो फोन सिर्फ एक खाली खोल था। मैंने ये बात अपने चेहरे पर बिल्कुल नहीं आने दी। उल्टा मैंने ऐसा दिखाया जैसे उसने मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी हो। उसी समय डायन भी कमरे में आ गई। कमरे का हाल देखकर वो गुस्से से तमतमा उठी। उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ ईथन, ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। यहीं चुपचाप पड़े रहो। तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुमने कुछ भी पोस्ट किया तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रिचर्ड अब भी गालियां देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने डायन से कहा, इस पर नजर रखना। फिर डायन मेरी तरफ देखकर बोली, ईथन तुमने सच में हमें बहुत निराश किया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं किस परिवार के लिए कर रहे हैं, तुम ये बात समझ क्यों नहीं सकते। बस अब बैठकर सोचो तुमने क्या किया। इतना कहकर वो भी बाहर चली गई और एक बार फिर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन इस बार उसने सिर्फ ताला नहीं लगाया। मैंने साफ सुना किसी भारी चीज को दरवाजे के सामने घसीटा जा रहा था। खर्रर लगता था। उन्होंने एक कुर्सी दरवाजे के आगे अड़ा दी थी। अब मैं फिर से अकेला था। चारों तरफ टूटा हुआ सामान बिखरा पड़ा था। मैं धीरे से दीवार के सहारे बैठ गया और अपने सूजे हुए चेहरे को हाथ से छुआ। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस पहले ही रास्ते में है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वीडियो पहले ही इंटरनेट पर पहुंच चुकी है। उन्हें लगता था एक फोन तोड़ देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हें क्या पता कि असली तूफान अभी शुरू होने वाला था। समय धीरे धीरे बीतता गया। सुबह करीब 6 बजे मुझे रिचर्ड के फोन की घंटी सुनाई दी और अगले ही पल उसकी घबराई हुई आवाज गूंज उठी, कौन सी वीडियो, किसने पोस्ट की। उधर डायन चीखने लगी, क्लोई रोने लगी। पूरा घर अफरा तफरी में डूब गया। वीडियो वायरल हो चुकी थी। मुझे नहीं पता कितनी देर बीती, शायद आधा घंटा या घंटा। तभी मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। धड़ धड़ धड़, साथ ही किसी की तेज आवाज आई, दरवाजा खोलो, किसी ने पुलिस को बुलाया है। डायन घबराकर बोली, किसने बुलाया। रिचर्ड अब क्या करेंगे। रिचर्ड बोला, घबराओ मत, इसे छिपा दो, कह देंगे ये घर पर ही नहीं है। मैं अपने कमरे में बैठा ये सब सुन रहा था और मन ही मन हंस पड़ा। मुझे छिपाओगे कहाँ। बाहर से फिर पुलिस की आवाज आई, ध्यान से सुनिए, अभी दरवाजा खोलिए वरना हम जबरदस्ती अंदर आएंगे। आखिरकार पहुंच रिचर्ड को दरवाजा खोलना ही पड़ा। मैंने मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। फिर काफी देर तक बातचीत चलती रही। मुझे शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि रिचर्ड लगातार बहाने बना रहा था और सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा था। कुछ मिनट बाद मेरे कमरे के बाहर रखी कुर्सी हटाई गई। फिर ताला खुला, दरवाजा खुला और 2 पुलिस अफसर मेरे सामने खड़े थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। उनमें से कम उम्र वाले अफसर टाइलर बेनेट मेरे पास आए। उन्होंने पूछा, क्या तुम ईथन हेज हो जिसने पुलिस को फोन किया था। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। उन्होंने मेरे चेहरे पर पड़े कट और सूजे हुए होंठ को देखा, फिर पूरे कमरे पर नजर डाली। टूटा हुआ सामान, बिखरी हुई चीजें, सब देखकर उनका चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने पूछा, तुम घायल हो, ये सब किसने किया। मैंने सीधे रिचर्ड की तरफ देखकर कहा, मेरे पिता ने। रिचर्ड तुरंत बोल पड़ा, ऑफिसर ये हमारे परिवार का मामला है, अपने बेटे को समझाना क्या अब अपराध हो गया। तभी दूसरे अफसर डेनियल कूपर उसकी तरफ मुड़े और ठंडी आवाज में बोले, परिवार का मामला, किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ कैद रखना और गैर कानूनी तरीके से रोक कर रखना भी, क्या वो भी परिवार का मामला है। उन्होंने आगे कहा, हमें रिपोर्ट मिली है कि इस घर में एक लड़के को उसके ही परिवार ने बंद करके रखा है और हमें एक वीडियो भी मिली है। पहले इसे देखिए फिर बताइए, क्या इसे भी आप परिवार का मामला कहेंगे।
मैं सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मेरे माँ बाप और क्लोई मेरा सामान खंगाल रहे थे। क्लोई पागलों की तरह मेरा एडमिशन लेटर फाड़ रही थी। रिचर्ड का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। डायन के घुटने जवाब दे गए। वो लगभग गिर ही गई। क्लोई चुपचाप कोने में सिमट गई। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, आंखें खाली थीं। वो पूरी तरह टूट चुकी लग रही थी। टाइलर ने मेरी तरफ देखा और कहा, ईथन, हमें तुम्हें अपने साथ चलना होगा। तुम्हारा बयान दर्ज करना है। मैंने सिर हिलाया, धीरे से उठा और टूटे हुए सामान के बीच से बाहर निकलने लगा। जैसे ही मैं रिचर्ड के पास से गुजरा, उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टाइलर ने झटके से उसका हाथ हटा दिया और सख्त आवाज में कहा, तुम पर गैरकानूनी तरीके से कैद रखने और मारपीट करने का शक है। कोई चालाकी मत करना। रिचर्ड ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह में जहर भर दिया हो। वो गुस्से से भी जल रहा था, डी गया था और पूरी तरह बेबस भी था। मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मैं सीधे घर से बाहर निकल गया। पीछे से डायन की रोने की आवाज आई। वो चिल्ला रही थी, ईथन, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम तुम्हारे माँ बाप हैं। अब लोगों का सामना कैसे करेंगे? मैं रुक गया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने धीरे से कहा, जिस दिन तुमने मुझे इंसान समझना छोड़ दिया था, उसी दिन तुमने मुझे अपना बेटा भी खो दिया था। फिर मैंने धीरे से क्लोई की तरफ देखा और कहा, अब ये दर्द महसूस करने की बारी तुम्हारी है, याद रखना। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। जब तक बेलवेदर सेंट्रल पुलिस स्टेशन में मेरा बयान पूरा हुआ, दोपहर हो चुकी थी। डेनियल ने फाइल बंद करते हुए कहा, वीडियो और तुम्हारी चोटों के आधार पर तुम्हारे पिता पर मारपीट और गैरकानूनी कैद रखने का केस चलेगा। फिर उन्होंने कहा, जहां तक तुम्हारा एडमिशन लेटर फाड़ने की बात है, वो लेटर भले ही यूनिवर्सिटी ने जारी किया था, लेकिन वो तुम्हारी संपत्ति थी, इसलिए क्लोई को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मैंने पूछा, मेरा एडमिशन लेटर क्या दोबारा मिल सकता है? डेनियल ने जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें हडसन यूनिवर्सिटी से संपर्क करना होगा। पुलिस तुम्हें जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएगी। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। जब मैं बेलवेदर सेंट्रल पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, तेज धूप सीधे मेरी आंखों पर पड़ रही थी। मैं सीढ़ियों पर खड़ा होकर आंखें सिकोड़ते हुए आसमान की तरफ देखने लगा।